नमस्कार बच्चों, मैं विवेक वर्मा और आज मैं थोड़ा सा आपसे भाग्य के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। फ़िलॉसफ़ी ऑफ लक के बारे में बात करना चाहूँगा। तो फ़िलॉसफ़ी ऑफ लक के बारे में जो मेरी राय है, जो मेरा मानना है, वो मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग देखिए आपको ऐसे आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे जो अपनी असफलता के लिए भाग्य को कोसते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के असफल होने में भाग्य का रोल हो सकता है, लेकिन उतना नहीं हो सकता है जितना लोग भाग्य को ठहराते हैं। बात समझिए, भाग्य का हो सकता है कंट्रीब्यूशन असफलता में, लेकिन उतना नहीं जितना लोग भाग्य को कोसते हैं। ठीक है। और चूंकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, तो मैं बायोलॉजी के जो नेचुरल लॉज हैं, प्राकृतिक नियम हैं, मैं उन्हीं को कोट करता हूँ और मैं एकदम इस चीज़ों को जस्टिफाई करने की हद तक बताता हूँ कि देखो ये नेचुरल लॉज, दे आर यूनिवर्सल नेचुरल लॉज और ये हर जगह लाइफ में एप्लीकेबल हैं। तो मैंने बायोलॉजी में आपको ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर या लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम बताया है, जिसमें हम बताते हैं कि अगर किसी कार्य के होने के लिए, किसी काम को होने के लिए अगर कई चीज़ें जिम्मेवार हैं, तो उन कई चीज़ों में वो चीज़ जो सबसे कम अमाउंट में अवेलेबल है, वही उस काम के होने में लिमिटिंग एजेंट का काम करता है। यानी भाग्य का रोल किसी काम के होने में, या आप कह सकते हैं सफलता में, आपकी सफलता में सिर्फ लिमिटिंग एजेंट का होता है। हाँ, वो लिमिटिंग एजेंट है, नो डाउट, इस बात को मैं मानता हूँ कि आपके परिश्रम के साथ साथ आपके भाग्य को भी आपका साथ देना होगा, तभी आप सही मायने में सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यही इसका दूसरा पहलू भी समझिए कि भाग्य को हम जितना जिम्मेदार ठहराते हैं कि भाग्य की वजह से ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत बार हम अपनी कामचोरी को, अपनी अकर्मठता को भाग्य के, आप कह सकते हैं, एक भाग्य की दीवार के पीछे छुपा लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि मेरा मानना है कि सफलता, अगर सफलता को पैमाने में आप कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर 100%, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए 100% आपने अचीव कर लिया, मतलब आप सफल हो गए। ठीक है। यानी सफलता का पैमाना आप अगर 100% मानते हैं, तो मेरा मानना है कि इस 100% को अचीव करने में, यानी आपकी सफलता को अचीव करने में दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक हार्ड वर्क और दूसरा एक आपका लक, यानी आपका कठिन परिश्रम, और दूसरा भाग्य, और दोनों ही ज़रूरी है सफलता के लिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि भाग्य का कोई रोल नहीं होता, ऐसा नहीं है, भाग्य का रोल है, लेकिन भाग्य का रोल सिर्फ एक लिमिटिंग रिएजेंट का है। ठीक है। यानी आप 100% अचीव किए तभी आप सफल हैं। अब इस 100% को अचीव करने के लिए आपको लक भी चाहिए और हार्ड वर्क भी चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस 100% को अचीव करने में जो हार्ड वर्क का रोल है, वो हार्ड वर्क जो कंट्रीब्यूट करता है, इस बात को समझिए, हार्ड वर्क इसमें 99% कंट्रीब्यूट करता है। यानी हार्ड वर्क का जो कंट्रीब्यूशन है वो 99% है। ठीक है। और सिर्फ 1% जो है रोल, वो लक का होता है। बात समझिए। लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि जब तक इस 99 के साथ ये 1% नहीं मिलेगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। यानी सफलता के लिए आपका कठिन परिश्रम, साथ साथ भाग्य का होना भी ज़रूरी है, लेकिन भाग्य का रोल सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। फोकस करिए इस बात पे, सिर्फ 1%। यानी, और वो 1% हमारे हाथ में नहीं है, ये बात समझिए। भाग्य हमारे वश में नहीं है, भाग्य हमारे अधीन नहीं है। हमारे अधीन क्या है, हमारे वश में क्या है, वो है हमारा हार्ड वर्क। हमारे अधीन क्या है, हमारा हार्ड वर्क। हमारे अधीन है हमारा हार्ड वर्क। यानी हम हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो एक बात समझिए कि अगर हम अपने हिस्से का काम, यानी
जो हमारे हिस्से का काम है वो है कठिन परिश्रम। अगर हमने 99% अपने काम को सही तरीके से, यानी 99% जो कठिन परिश्रम का जो आप कह सकते हैं पैमाना है वो हमने छू लिया, तो भाग्य जो 1% है वो कैसे नहीं काम करेगा भाई? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जरूर 5वीं बार, 6वीं बार, 10वीं बार वो 1% काम करेगा ही करेगा ही। एक स्टेटमेंट याद रखिए, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, यही फिलॉसफी काम करती है। लेकिन लक, ईश्वर तभी मदद करता है जब हम पुरुषार्थ करते हैं। पहले अपने हिस्से का काम तो हम ढंग से करें। और ज़्यादातर लोग देखिए, ये मैथमेटिक्स के कैलकुलेटिव लॉ से या लिमिटिंग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर से समझाने का सिर्फ मेरा प्रयोजन ये था कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी सफलता में भाग्य का रोल है, लेकिन सिर्फ 1%, 99% रोल आपके हार्डवर्क का है। और अगर सोचिए कि आपके वश में वही हार्डवर्क है, अगर आपने 99% कर लिया अपना काम, तो उस 1% का वेट करिए, धैर्य रखिए, वो 1% ईश्वर पहली बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो 10वीं बार आपको देगा जरूर। लेकिन अगर आपने हार्डवर्क अपना सोचिए 99% जो ज़रूरी है वो नहीं किया, आप 98 तक अचीव कर पाए, 97 तक अचीव कर पाए, 94 तक अचीव कर पाए, आप मैक्सिमम 98 तक भी अचीव किए, सोचिए आपने अपना कंप्लीट हार्डवर्क यानी जो कर सकते हैं वो आपने नहीं किया, तो सोचिए उस 98 में अगर 1% आपका लक मिला भी दिया जाए तो वो 98 और 1% मिलके 99 होता है, 100% नहीं होता है। मतलब सीधा सा है कि अगर भाग्य आपका साथ भी दे और आप परिश्रमी नहीं हैं, आप हार्डवर्क नहीं करते हैं, तो आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफलता का पहला पैमाना है कि आप परिश्रम करिए, परिश्रमी होइए। इसलिए वो लोग जो अपनी असफलता के लिए भाग्य को कोसते हैं, वो भाग्य को कोसना बंद कर दें। और मेरा मानना है कि भाग्य का रोना बुज़दिल लोग रोते हैं, भाग्य का रोना बुज़दिल लोग करते हैं कि भाग्य की ओट, भाग्य की दीवार, भाग्य की ओट में अपने आप को छुपा लेते हैं कि कठिन परिश्रम ना करना पड़े। तो एक बात समझिए बच्चों, सफलता का एक मंत्र है, वो है कठिन परिश्रम, जो आपके हाथ में है, भाग्य आपके हाथ में नहीं है। और यकीन मानिए कि अगर आपने अपने हिस्से का कठिन परिश्रम किया तो आपका भाग्य भी पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 10वीं बार ही सही, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ जरूर होगा। और इसको करने में ईश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए अब से कभी भी भाग्य को ब्लेम मत करिए, अपना कर्म करिए, अपना कर्म करिए, कठिन परिश्रम करिए, भाग्य एक ना एक दिन आपके साथ होगा ही। तो कर्मठी बनिए, ना कि बुज़दिल बनिए, और भाग्य का सहारा लीजिए और भाग्य को अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराइए। ठीक है बच्चों, तो यही आज का ज्ञान था, आज की फिलॉसफी थी। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे तो ज़रूर ये आपके लिए प्रेरणादायक होगा। ठीक है, चलिए हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे, और किंगडम मोनेरा में मैंने पिछले टर्न पे किंगडम मोनेरा का बेसिक कैरेक्टर और किंगडम मोनेरा को कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया था। जल्दी से मैं ब्रीफ करता हूँ। मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया मतलब एंशिएंट बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा मतलब बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। पिछले वीडियो लेक्चर में आप जाके देख लीजिएगा, इसको मैंने डिटेल वहाँ किया है। ठीक है, यहाँ जल्दी से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ों को आगे कनेक्ट करना है। ठीक है, चलिए फिर फर्दर हम यू बैक्टीरिया जो है, उस यू बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं किसमें भाई? साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरिया में। ठीक है, फिर साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गा मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करते हैं ट्रू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, रिकेट्सिया और क्लैमाइडी में। ठीक है, तो ये चार्ट मैं पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल कर चुका हूँ, अभी मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको देखिए क्या क्या बताऊँगा। इस लेक्चर में मैं आपको एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में, रिकेट्सिया, क्लैमाइडी के बारे में और
आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि मोनेरा में जो मेन आपको स्टडी करना होता है वो ट्रू बैक्टीरिया के बारे में करना होता है, डिटेल स्टडी इसी को करना है, ठीक है। तो ये डिटेल ट्रू बैक्टीरिया की डिटेल स्टडी सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे। उससे पहले ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं लाइक आर्कीबैक्टीरिया, लाइक माइकोप्लाज्मा, लाइक एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा हम लोग लाइक ब्लू ग्रीन एल्गा और साइनोबैक्टीरिया, इनके बारे में कुछ बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्कीबैक्टीरिया से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आर्कीबैक्टीरिया से हम लोग शुरू करेंगे। आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया देखिए क्या है भाई, इस बात को समझिए। आर्कीबैक्टीरिया बेसिकली, आर्की मतलब एंशियंट होता है, आर्की मतलब क्या होता है, एंशियंट। तो आर्कीबैक्टीरिया को हम एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं, विच लिव इन हार्श हैबिटेट, विच लिव इन हार्श हैबिटेट और एक्सट्रीम कंडीशंस। यानी ये जो आर्कीबैक्टीरिया के मेंबर्स हैं, दे आर द फर्स्ट इवॉल्व्ड, फर्स्ट ओरिजिनेटेड बैक्टीरिया ऑन अर्थ which can survive in very harsh conditions, very extreme natural conditions like high salinity, like high temperature, like absence of oxygen। और आप याद करिए कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जब आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे या जो पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 0.7-0.8 बिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। और जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी पर जो परिस्थितियां थी वो बड़ी विपरीत थी, बड़ी हार्श कंडीशंस थी, एक्सट्रीम कंडीशंस थी। उन एक्सट्रीम कंडीशंस में जो पहले लाइफ की ओरिजिन हुई वो आर्कीबैक्टीरिया थे, ठीक है, क्लियर है। तो आर्कीबैक्टीरिया को बेसिकली 3 ग्रुप में हम बांटते हैं, हैलोफाइल्स, thermoacidophils and methanogens। Halophiles basically they survive in extreme salty condition, खारे समुद्री जल में, जैसे डेड सी, हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे जो आर्कीबैक्टीरिया जो सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हम हैलोफाइल्स कहते हैं। और हैलोफाइल्स का एग्जांपल है हैलोकोकस, क्लियर है। और जो वेरी हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस खौलते हुए पानी में भी जो बैक्टीरिया, आपने सुना होगा कि भाई 60-70 डिग्री से ऊपर बढ़ाने में लगभग सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आर्कीबैक्टीरिया के मेंबर्स हैं जो 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करते हैं। और ऐसे कई गर्म पानी के चश्मे आपने सुने होंगे, हॉट स्प्रिंग्स, उन हॉट स्प्रिंग्स पे पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। और उसका एग्जांपल है सल्फोबोलस। क्या है, सल्फोबोलस। नाम देखिए आपको याद करना पड़ेगा, इसमें बहुत मदद नहीं की जा सकती है, ठीक। नेक्स्ट जो लास्ट कैटेगरी है आर्कीबैक्टीरिया का वो है मिथैनोजेंस। मिथैनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बिना लाइट, बिना ऑक्सीजन के बेसिकली जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिग्रेड करके मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। बायोगैस प्लांट आपने सुना होगा, बायोगैस प्लांट में यही मिथैनोजेंस काम करते हैं बायोगैस के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो जनरली ये जो मिथैनोजेंस हैं, ये मिथैनोजेंस देखिए कहाँ पाए जाते हैं, मिथैनोजेंस दे आर फाउंड इन मार्सी एरिया, दलदली एरिया में पाए जाते हैं। इन बायोगैस प्लांट में पाए जाते हैं। एंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, ये जो चौपाए जानवर हैं, गाय भैंस, इनके रूमिनेंट एनिमल्स के, इनके इंटेस्टाइन में भी ये पाए जाते हैं, इनके गट में भी पाए जाते हैं। और इनके गट में ये पाए जाते हैं जो मिथैनोजेंस, ये इन रूमिनेंट एनिमल्स में बेसिकली आप कह सकते हैं सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं, सेलुलोज के डिग्रेडेशन में मदद करते हैं। और साथ साथ बायोगैस प्लांट में देखिए मीथेन प्रोडक्शन में ये मदद करते हैं मिथैनोजेंस। नाम ही इनका मिथैनोजेंस है क्योंकि ये डिग्रेड करके मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल है मिथैनोबैक्टीरियम और मिथैनोकोकस, ठीक। तो ये 3 आपके एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने वाले आर्कीबैक्टीरिया के मेंबर्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा दिया है, इतना ही दिया है, लेकिन कुछ और पॉइंट्स
हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखना है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया का। दे आर द फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिजम्स, ये पहले ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं और जिस समय इनकी उत्पत्ति हुई उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ आज भी ये सर्वाइव कर रहे हैं, यानी उनके कैरेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो इवॉल्व होके कुछ बदले नहीं, आज भी वो जैसे तब थे ऐसे आज भी हैं और उन्हीं कठिन परिस्थितियों में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ वो पाए जाते हैं। तो चूंकि वो उन्हीं एंशिएंट कैरेक्टर्स के साथ आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें लिविंग फॉसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल। फॉसिल का काम क्या होता है भाई? डेड एनिमल आर प्लांट पार्ट्स विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट। जो पास्ट जो आपका है उस पास्ट के क्लाइमेटिक कंडीशन की जानकारी देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फॉसिल। जीवाश्म उसी को तो कहते हैं। तो अब भाई ये जो आर्कीबैक्टीरिया हैं वो जिन परिस्थितियों में इनकी उत्पत्ति हुई उन्हीं परिस्थितियों में आज भी पाए जा रहे हैं। तो उनको देख के हम उस समय की परिस्थितियों का अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इनकी कैरेक्टर्स में कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए हम इन्हें लिविंग फॉसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल। और ऐसे ही लिविंग फॉसिल हम जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हैं, जिंगो बाइलोबा। एक और नाम पढ़ते हैं जिंगो बाइलोबा। तो ये आप जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एक बार नाम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि मान लो आप पढ़ो तो आपके दिमाग में बैठा रहे कि भाई अच्छा जिंगो बाइलोबा एक जिम्नोस्पर्म है, इसे भी हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। इसे भी लिविंग फॉसिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिंगो बाइलोबा भी बिना किसी चेंज के आज भी पाया जाता है और जैसे तब था वैसे आज भी है, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इनके कैरेक्टर्स को देख के हम जब इनकी उत्पत्ति हुई होगी उस समय के परिस्थितियों का अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल। क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल। तो ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कौन है भाई? जो सबसे पहले आए और आज भी हैं और उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ हैं, वो कौन है? आर्कीबैक्टीरिया। तो देखिए यही स्टेटमेंट कह रहा है, दे आर द फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ व्हेन इनिशियल कंडीशंस वर वेरी हार्श एंड इवन प्रेजेंटली दे एग्जिस्ट विद द सेम कैरेक्टर। अभी भी वो उसी कैरेक्टर के साथ हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो इसलिए आज हम उनको देख के उस समय की परिस्थितियों का अंदाजा लगा सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। क्लियर है? उसके अलावा जो आर्कीबैक्टीरिया के मेंबर्स होते हैं दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, क्योंकि आप देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई उस जीवन की उत्पत्ति के समय जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ये सवाल पूछा जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन नहीं था, एनएरोबिक कंडीशन थी, ऑक्सीजन नहीं था अवेलेबल, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। यानी उस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में एनएरोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करने वाले पहले जो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया इवॉल्व हुए वही तो आर्कीबैक्टीरिया थे। तो जो आर्कीबैक्टीरिया हैं वो जनरली ऑब्लिगेट एनएरोब होते हैं। ऑब्लिगेट माने कंपल्सरी, ऑब्लिगेट माने कंपल्सरी। तो ये कंपल्सरी एनारोब होते हैं, नहीं कंपल्सरी ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, इनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब चूंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भाई सर्वाइव करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में, हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, तो ऐसे में हार्श कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए इनके पास कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि भाई टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जा रहे हैं, हाई साल्ट कंडीशन में फिर भी सर्वाइव कर जा रहे हैं, तो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? नॉर्मल सेल तो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो उसके लिए इनके सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए एक्चुअली इनमें सेल वॉल जो होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भाई सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही दो मेन कवरिंग होती है सेल की, ठीक। तो ये जो दोनों कवरिंग है, ये कवरिंग इनको प्रोटेक्ट करती है उन हार्श कंडीशन से। यानी आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा आप कह सकते हैं बेहतर होता है हार्श कंडीशंस में उन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा क्या खास है भाई इनके सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये पूछ सकता है। तो देखिए इनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का नहीं बना होता है। आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल
पेप्टाइडोग्लाइकन का नहीं बना होता, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। तो अगला सवाल कि सर किसका बना होता है, तो जनरली दे आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, दे आर मोर स्टेबल देन पेप्टाइडोग्लाइकन। इसीलिए आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। वहीं इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नॉर्मल बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस है देखिए, दे हैव सिंगल लेयर ऑफ ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड। इनके पास ब्रांच चेन मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड की एक लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इन प्लेस ऑफ स्ट्रेट चेन लिपिड। यानी नॉर्मल बैक्टीरिया में जो लिपिड है वो स्ट्रेट चेन लिपिड की लेयर होती है, जबकि आर्कीबैक्टीरिया में ब्रांच्ड चेन लिपिड पाया जाता है इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसलिए आर्कीबैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस ब्रांच्ड चेन लिपिड लेयर की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, जो इन आर्कीबैक्टीरिया को हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कराने में मदद करता है। क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ें कैरेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आर्कीबैक्टीरिया अगर हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करता है तो उन हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए उसके प्रोटेक्शन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेनली उसका स्पेसिफिक सेल वॉल और स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल की स्पेसिफिसिटी क्या है कि सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बजाय कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खासियत क्या है कि उसके एक ब्रांच्ड चेन लिपिड की लेयर पाई जाती है इन स्पाइट ऑफ स्ट्रेट चेन लिपिड। क्लियर है। तो ये आपका क्या अलग है आर्कीबैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, ये आपने देखा, ठीक है। तो ये आपका आर्कीबैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। आर्कीबैक्टीरिया के बाद अब हम नेक्स्ट बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की। तो माइकोप्लाज्मा को ही हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होगा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होगा फुल फॉर्म भाई, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब कहोगे सर ये पीपीएलओ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। जब भी आपको स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट सेल का एग्जाम्पल पूछे तो आप पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा बताएंगे, ठीक है। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है, देखिए इनकी क्या खासियत होती है भाई। जब मैंने शुरू में चार्ट बताया था मोनेरा का, तो उसमें बताया था कि माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होती है। They are smallest living organism or smallest living cell without cell wall and they can survive without oxygen। ये भी एनऑक्सीजेनिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं जस्ट लाइक आर्कीबैक्टीरिया। क्लियर है। अब देखो, चूंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, और सेल वॉल आप जब देखेंगे तो सेल वॉल जो है जनरली किसी भी सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जो किसी सेल के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? किसी सेल के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी किसी सेल में जो अलग अलग शेप हैं उनमें सेल वॉल का बड़ा रोल होता है, ठीक। तो अगर सेल वॉल नहीं होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, फिर इसका मतलब शेप फिक्स नहीं होगा। तो शेप क्या होगा? डिफरेंट शेप होगा। क्या होगा? डिफरेंट शेप होगा। क्या होगा? डिफरेंट शेप होगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर डिफरेंट शेप शो करता है तो उसको बोलते हैं प्लियोमार्फी। क्या बोलते हैं? प्लियोमार्फी। बहरूपिया, जो कई रूप बदल दे, अलग अलग रूपों में बन जाए। तो आप देखिए नॉर्मल लाइफ में जोकर आपने सुना होगा ना, जोकर सर्कस में देखा होगा। कभी नाक पे कुछ लगा लेता है, कभी अजीब कपड़े पहन लेता है, कभी मुंह फुला लेता है, कभी पूंछ लगा लेता है। तो बिल्कुल जोकर जो अपने आप कह सकते हैं अलग अलग रूपों में आता है, वैसे ही माइकोप्लाज्मा में चूंकि सेल वॉल नहीं होता है इसलिए ये डिफरेंट शेप्स में पाया जा सकता है। डिफरेंट शेप, इसका शेप्स डिफिनिट नहीं है, शेप डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये प्लियोमार्फी स्ट्रक्चर शो करता है, इसलिए हम इसे जोकर ऑफ मोनेरंस और जोकर ऑफ मोनेरंस या जोकर ऑफ, आप कह सकते हैं इसे प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनिशियली मोनेरंस को प्लांट किंगडम में ही रखा गया था।
तो इसे जोकर ऑफ मोनेरंस या जोकर एमंग प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। क्लियर है। तो दूसरा पॉइंट देखिए, सिंस दे लैक सेल वॉल सो दे हैव नो डेफिनिट शेप, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, एंड सो प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर, कभी ये कभी वो, कभी राउंड हो गया, कभी एलिप्टिकल हो गया, कभी सिलेंड्रिकल हो गया, से बदलता रहेगा क्योंकि सेल वॉल नहीं है। सो दे आर कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और जोकर्स ऑफ मोनेरंस। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर लार्जर देन लार्जेस्ट वायरस, यानी जो सबसे बड़ा वायरस है उससे ये बड़ा होता है, लेकिन जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है उससे छोटा है। तो दे आर लार्जर देन लार्जेस्ट वायरस एंड स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी है, यानी वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। यानी माइकोप्लाज्मा जो है, जो सबसे बड़ा वायरस है, जो सबसे बड़ा वायरस है उससे बड़ा होगा, उससे क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है उस सबसे छोटे बैक्टीरिया से छोटा होगा। क्लियर है। यानी वायरस से बड़ा और बैक्टीरिया से छोटा होगा। क्लियर है। इसका मतलब कि ये वायरस और बैक्टीरिया को कनेक्ट करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। द टर्म PPLO वॉज गिवन बाई रॉक्स एंड नॉकॉर्ड, ये आपको याद करना है, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती है। और चूंकि माइकोप्लाज्मा कुछ डिजीजेस भी काज करते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं, तो एक आध बार नीट के एग्ज़ाम में इनके द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है। तो कुछ डिजीज़ हम लोग याद कर लेते हैं, मेमोराइज करना है। तो प्लांट्स में माइकोप्लाज्मा की वजह से होने वाला रोग है बंची टॉप ऑफ बनाना, याद कर लीजिए। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल याद कर लीजिए, ये भी माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। और विचेस ब्रूम, ये भी होता है माइकोप्लाज्मा की वजह से। ठीक है। और एनिमल्स में होने वाला रोग प्लूरोनिमोनिया, तो ये तो आसान है क्योंकि PPLO का फुल फॉर्म ही प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। तो एनिमल्स में प्लूरोनिमोनिया डिजीज और प्लांट्स में बंची टॉप ऑफ बनाना, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड विचेस ब्रूम। क्लियर है। तो ये आपका माइकोप्लाज्मा कंप्लीट हो गया। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। अब चलिए हम लोग थोड़ा साइनोबैक्टीरिया की बात कर लेते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गा की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप NCERT देखेंगे तो इन सारे ग्रुप्स के बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। साइनोबैक्टीरिया हो गया, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो गया, चाहे माइकोप्लाज्मा के बारे में तो NCERT में सिर्फ 2 लाइन लिखा है। फिर भी हमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो थोड़ा हम डिटेल जा रहे हैं। ठीक है। और चूंकि ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं तो आपको कुछ चीज़ें इसमें याद भी करनी है। ठीक है। क्योंकि क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन में बहुत से फैक्ट्स हैं, तो एक सीक्वेंस में हालांकि आप याद करेंगे तो आपको याद होगा कहानी के तरीके से। चलिए हम लोग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा की बात कर लेते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा भाई क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो यू बैक्टीरिया जैसे होते हैं, यानी इनका भी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। इनका भी सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है। यानी ट्रू बैक्टीरिया जैसे होते हैं, लेकिन एक जो खासियत होती है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और इनमें जो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली जो होता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कैसा होता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो जनरली एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो कि एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, वो इसलिए एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन डोनर का काम कौन करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड करता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन ले करके कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बना लेता है, जबकि नॉर्मल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो कि ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन डोनर का काम कौन करता है? वाटर करता है, और उस वाटर से हाइड्रोजन ले करके वो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। क्लियर है। यानी साइनोबैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल वो ऑर्गेनिज्म हैं जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में पाए जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यानी अर्थ पे
पहली बार फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए आए। आप कह सकते हैं कि अर्थ को ऑक्सीजनिक बनाने में इन्हीं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा का रोल है, क्योंकि दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच इवॉल्व ऑक्सीजन बाई ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में इनके द्वारा निकाले गए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती गई, और हमारा जो एटमॉस्फेयर, अभी मैंने बताया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय जो हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था। वो एटमॉस्फेयर जो रिड्यूसिंग, जिसमें फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं था, वो ट्रांसफॉर्म होकर एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। और इसी पे एक सवाल पूछता है, बहुत बार ये पूछा हुआ है कि द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वो कैसा था, रिड्यूसिंग, और प्रेजेंट एटमॉस्फेयर कैसा है भाई, ऑक्सीडाइजिंग। तो एक सवाल ये भी पूछता है कि क्यों प्रेजेंट कंडीशंस में ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्यों भाई, क्योंकि जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी, तब परिस्थिति कैसी थी, रिड्यूसिंग थी। यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ सिर्फ कब हो सकती है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में, और प्रेजेंट एटमॉस्फेयर चूंकि ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए कोई चांस नहीं है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, जीवन की उत्पत्ति का चांस नहीं है, एबायोजेनेसिस का कोई चांस नहीं है कि नॉन लिविंग से लिविंग बन जाए। हाँ, ये बात जरूर हो सकता है कि जो जीव पहले से मौजूद है उनसे नए जीव बन रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड रिप्रोडक्शन। तो वो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी को ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर, अर्थ पे क्रिएट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्लू ग्रीन एल्गा और साइनोबैक्टीरिया। चलिए पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। दे आर द फर्स्ट ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन अर्थ बाई ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट्स। चूँकि ग्रीन प्लांट्स के तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, इस वजह से साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा ही रिस्पॉन्सिबल थे इस अर्थ को ऑक्सीजनिक या ऑक्सीडाइजिंग बनाने के लिए। यानी फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन जो क्रिएट हुआ उसमें इन साइनोबैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगर देखें तो भाई चूंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के बने हुए हैं, मोनेरन्स हैं, तो डेफिनेटली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होंगे, मल्टीसेलुलर नहीं होंगे। तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो भी स्पेसिफिक शेप हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल के बने होंगे। एक एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गा साइनोबैक्टीरिया का स्पाइरुलिना है जो स्पाइरल होता है, बिल्कुल ऐसे स्पाइरल। और ये स्पाइरुलिना जो स्पाइरल स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, एक्चुअली ये स्पाइरुलिना, इसे हम सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये हाईली प्रोटीन रिच सेल होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल फूड एंड फूडर के रूप में करते हैं। स्पेस में भी इसका इस्तेमाल हम फूड के रूप में करते हैं, एज ए हाई प्रोटीन रिच फूड। क्लियर है। अब एक और बात कि बहुत बार आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया हैं जो मल्टी सेलुलर आपको लगते हैं। जैसे आप देखिए ये वाला डायग्राम, इसमें ऐसे नहीं लग रहा कि एक लंबी सी चेन है, इस लंबी सी चेन में कई सेल्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल की एक चेन मिला के, ऐसे नहीं लग रहा कि ये मल्टी सेलुलर है। तो देखिए यहाँ एक भ्रम है, ये एक्चुअली मल्टी सेलुलर नहीं है, इसे हम कॉलोनियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलोनियल फॉर्म होते हैं बोलते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस जीवन की उत्पत्ति में पहले क्या आए, पहले आए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले क्या आए, पहले आए यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर के बाद थोड़ा एडवांसनेस हुआ तो भाई अकेले अकेले सारे जीव रह रहे थे, तो सोचे यार अकेले अकेले तो गड़बड़ है, साथ रहें तो कुछ और बेहतर हो सकता है। मैं एक मैनिपुलेशन बता रहा हूँ, मतलब कि ऐसा हुआ होगा भाई, इवोल्यूशन यही तो है। तो फिर वो जो अकेले अकेले जीव पाए जा रहे थे उनसे जीव समूह में रहना शुरू किए, यानी कॉलोनी में रहना शुरू किए। यानी उसके बाद कैसे ऑर्गेनिजम्स आए, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए होंगे। और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स रहते समूह में थे, यानी समूह में देखने से एक भ्रम पैदा हो जाता था कि ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन मल्टी सेलुलर ये नहीं थे कॉलोनियल जो थे।
तो कॉलोनियल क्या थे, जहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक साथ समूह में रहते थे, उस समूह को देख के ऐसे लगता था कि एक ऑर्गेनिज्म है। तो जो ये आपको चेन दिख रही है एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसमें जितने सेल हैं उतने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने सेल हैं समझो उतने साइनोबैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इसे हम कॉलोनियल फॉर्म बोलते हैं। और इस कॉलोनियल फॉर्म के बाद फिर लगा होगा कि यार साथ जब रह ही रहे हैं तो एक अपना इंटीग्रेटेड सिस्टम इंटरकनेक्टेड होके बना लें। तो इस तरीके से पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म आए, और फाइनली मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स कौन आए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए इस पृथ्वी पर। क्लियर है। तो यहाँ आप जो एक भ्रम है वो तोड़ दीजिए कि ये मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये क्या है, ये कॉलोनियल फॉर्म है। क्या है, कॉलोनियल फॉर्म है, ठीक है। जिसमें आप देखिए कि जैसे ये एक सेल हो गया, 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 ये एक सेल हो गया। अब ये जो सारे सेल्स हैं, इन सारे सेल्स के बाहर एक जिलेटिनस शीथ की लेयर पाई जाती है। देखो एक जिलेटिनस लसा पदार्थ, एक जिलेटिनस शीथ की एक लेयर पाई गई। तो इस जिलेटिनस शीथ में सारे सेल्स ऐसे धंसे हुए हैं, सारे सेल्स धंसे हुए हैं। तो इस तरीके से जो शीथ है एक लेयर बना लिया। तो ऐसे लग रहा है कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। एक्चुअली इसमें सोचो 1 2 3 4 5 6 ब्लू ग्रीन एल्गा, 6 साइनोबैक्टीरिया हैं, लेकिन आपको ये एक लग रहा है। ये क्या लग रहा है, एक। तो ये एक नहीं, ये कॉलोनियल फॉर्म में। ये एग्जाम्पल आपका नॉस्टॉक का यही बता रहा है, ठीक है। तो यानी इन सेल्स को एक इंटीग्रेट करने में कौन मदद कर रहा है, म्यूसिलेजिनस शीथ। तो ध्यान रखिएगा, ये मल्टी सेलुलर बिल्कुल नहीं होते हैं। हाँ कॉलोनियल होते हैं, मल्टी सेलुलर होने का भ्रम देते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। और एक सिंपल एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी कोट किया है, नॉस्टॉक। तो ये नॉस्टॉक देखिए, नॉस्टॉक में ये एक इंडिविजुअल सेल या इंडिविजुअल आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और सारे ऑर्गेनिज्म, सारे सेल्स को सराउंड करने में कौन मदद कर रहा है, म्यूसिलेजिनस शीथ। और इस नॉस्टॉक में बीच में एक बड़ा सेल पाया जाता है थोड़ा, और ये जो बड़ा सेल होता है उसे हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और जब डिस्कवर किया गया इसका फंक्शन तो देखा गया एक्चुअली ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया में ही पाया जाता है, क्योंकि ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो ये भी सवाल पूछा हुआ है कि हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या है। तो ब्लू ग्रीन एल्गा में हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सेल वॉल इज सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनका जो सेल वॉल होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसा होता है। तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आगे हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए स्पेशल स्ट्रक्चर लैमेलिसोम मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन फोल्डिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन ब्लू ग्रीन एल्गा। आपने देखा था कि अभी जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, वहाँ पाया जाता है क्रोमैटोफोर। क्या पाया जाता है, क्रोमैटोफोर। यानी पहले क्रोमैटोफोर आया होगा, फिर ब्लू ग्रीन एल्गा में उससे ज़्यादा एडवांस पिगमेंट सिस्टम आया जिसे हम कहते हैं लैमेलिसोम। क्या कहते हैं, लैमेलिसोम, ठीक है। और लैमेलिसोम के बाद और एडवांस सिस्टम आया जो इवॉल्व होके आया होगा ग्रीन प्लांट्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। यानी क्रोमैटोफोर सबसे प्रिमिटिव पिगमेंट सिस्टम है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, और लैमेलिसोम सब उसके बाद इवॉल्व हुआ जो ब्लू ग्रीन एल्गा में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और क्लोरोप्लास्ट सबसे इवॉल्व्ड सिस्टम है जिनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं और जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गा में फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, लैमेलिसोम। नॉर्मल बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, क्रोमैटोफोर। ग्रीन प्लांट्स और हायर प्लांट्स में कौन सा स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ पॉइंट। ए स्पेशल स्ट्रक्चर लैमेलिसोम मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन फोल्डिंग, ये भी मेम्ब्रेन फोल्डिंग का बना होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं एक्चुअली वो पिगमेंट्स
मेनली चूँकि ये ग्रीन प्लांट्स जैसे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स जैसे ही इनके पास क्लोरोफिल ए कंपल्सरी, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट, पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल ए के साथ कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, और साथ में सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम इसे याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा है। ये जो सी मतलब साइनोफाइसियन, तो साइनोफाइसियन फाइकोसाइनिन का कलर एक्चुअली ब्लू होता है, तो सी फाइकोसाइनिन इसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है इसमें, जबकि जो दूसरा पिगमेंट सी फाइकोइरिथ्रिन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलरेशन, तो इसलिए चूंकि ये रेड कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसलिए ये लेस होता है, ठीक है। और यही दोनों पिगमेंट रेड एल्गा में भी पाया जाता है। आगे जब एल्गा हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ ये देखेंगे, तो रेड एल्गा में पाया जाता है, उसमें भी सी फाइको, उस वहाँ सी की जगह आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर, तो आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन। लेकिन रेड एल्गा में रेड कलर का होता है वो, तो रेड कलर ज़्यादा, मतलब वहाँ जो फाइकोइरिथ्रिन जो यहाँ कम है साइनोबैक्टीरिया में, वहाँ क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और यहाँ साइनोबैक्टीरिया में जो सी फाइकोसाइनिन ज़्यादा है वो रेड एल्गा में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक कंपैरिजन याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गा में खाली इतना ही याद रखना है आपको कि ब्लू ग्रीन एल्गा में क्लोरोफिल ए कैरोटीनॉइड के साथ साथ सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन होता है, जिसमें सी फाइकोसाइनिन ज़्यादा होता है क्योंकि ये ब्लू कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि सी फाइकोइरिथ्रिन कम होता है क्योंकि ये रेड कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जो एक्सेस फूड है इसमें वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइसियन स्टार्च। किस फॉर्म में? साइनोफाइसियन स्टार्च। सो एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइसियन स्टार्च। उसके अलावा इसमें एक और आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा इस तरह का स्टोरेज मटेरियल पाया जाता है जिसे हम वॉल्यूटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूटिन। और ये वॉल्यूटिन एक्चुअली क्या होता है? फॉस्फेट ग्रैन्यूल होता है जिसमें ढेर सारा फॉस्फेट्स पाया जाता है। तो इस फॉस्फेट ग्रैन्यूल को हम वॉल्यूटिन कहते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गा में साइनोफाइसियन स्टार्च एज ए स्टोरेज मटेरियल, और कभी कभी कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स दिखते हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स जिसे हम वॉल्यूटिन कहते हैं। तो वॉल्यूटिन क्या है, किस में पाया जाता है, पूछे तो आप बता सकते हैं कि भाई वॉल्यूटिन फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गा में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। दे हैव फाइकोबिलिसोम। चूँकि इनके पास जो फाइकोबिलिसोम है जिसमें सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है पिगमेंट, अभी ऊपर हमने देखा, तो ये जो सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन होता है जिनमें पिगमेंट, दे कंटेन फाइकोबिलिन पिगमेंट्स लाइक सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन. They are associated with the capacity of color changing under different wavelength of light is called Gadyko phenomena. ये नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है इसलिए मैं बता रहा हूँ और पूछा जा सकता है ये सवाल। ठीक है, कि ब्लू ग्रीन एल्गा अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट पड़ने पे वो अलग अलग कलर, ऐसे कलर बदलते हुए दिखते हैं। तो वो जो कलर बदलते हुए, कलर चेंज करते हुए दिखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, उसी कलर चेंजिंग फिनोमिना को हम बोलते हैं गैडिको फिनोमिना। चूँकि ये साइंटिस्ट गैडिको ने सबसे पहले खोजा था इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गैडिको फिनोमिना, कि ब्लू ग्रीन एल्गा अपनी अलग अलग माने अपने कलर को चेंज करते हैं अगर उन पे अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट आप कह सकते हैं अल्टरनेट मैनर में पड़े तो वो कलर चेंजिंग कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं गैडिको फिनोमिना, और कलर चेंजिंग जो कैरेक्टर है वो शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा। पानी में अगर ब्लू ग्रीन एल्गा का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, एक्सेसिव ग्रोथ, तो उस एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से पानी में एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम क्रिएट होता। बहुत बार पूछता है कि भाई एल्गल ब्लूम क्या है, एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होता है, या एल्गल ब्लूम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहले समझो एल्गल ब्लूम, ब्लूम माने ही होता समझो एक्सेसिव ग्रोथ। तो एल्गल ब्लूम मतलब एल्गा का एक्सेसिव ग्रोथ, और उसमें भी एल्गा में किस एल्गा की बात कर रहे हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गा की बात कर रहे हैं। तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा इन वाटर काजेज एल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम। और होता क्या है समझो, इसमें जब बहुत ज़्यादा ब्लू ग्रीन एल्गा हो जाएगा सोचो, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गा रात के समय, दिन के समय तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ठीक है, लेकिन रात के समय जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तब उस रात के समय में, लेकिन रिस्पायरेशन करना इनकी मजबूरी है,
तो उस रिस्पायरेशन करने में क्या खर्च करेंगे? रिस्पायरेशन करने के लिए ये ऑक्सीजन खर्च करेंगे, तो जो भी वाटर में अवेलेबल ऑक्सीजन है उसको ये क्या करेंगे? यूज़ कर लेंगे अपने रिस्पायरेशन में। तो वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, स्कार्सिटी हो जाती है, जिसकी वजह से उस पानी में मौजूद मछलियाँ मर जाती हैं। क्लियर है? तो कहते हैं कि ये एक तरह का पॉल्यूशन है। एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम एक तरह का वाटर पॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देख लीजिए, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा इन वाटर काजेज एल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम विच काजेज नॉक्टर्नल ऑक्सीजन डिप्लीशन। देखिए, नॉक्टर्नल ऑक्सीजन डिप्लीशन कह रहे हैं, दिन में नहीं ऑक्सीजन डिप्लीट करा, क्योंकि भाई दिन में फोटोसिंथेसिस होती तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन बनता रह रहा है। तो ये क्या काज कर रहा है? नॉक्टर्नल ऑक्सीजन डिप्लीशन काज करता है। एंड सडन डेथ ऑफ फिशेज, जिसकी वजह से सडन डेथ होती है फिशेज की ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इन पॉन्ड्स ड्यूरिंग मिडनाइट। क्लियर है? और इसका एग्जाम्पल एल्गल ब्लूम काज करने वाले साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोसिस्टिस स्पीसीज। क्या है? माइक्रोसिस्टिस स्पीसीज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे एनाबिना। ये देखिए कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। तो एनाबिना, नॉस्टॉक, आउलोसिरा, नाम याद कर लिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलेंड्रोस्पर्मम। तो एनाबिना, नॉस्टॉक, आउलोसिरा, सिलेंड्रोस्पर्मम, ये सब के सब ब्लू ग्रीन एल्गा हैं। फाउंड इन वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड, पानी से भरे हुए धान के खेतों में पाए जाते हैं। एंड हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इसीलिए इनका इस्तेमाल हम एज ए बायो फर्टिलाइजर करते हैं। भाई इनके रहने से फर्टिलिटी बढ़ती है, और ये बायोलॉजिकल एजेंट हैं, कोई पोल्यूशन नहीं काज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स। ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ऐसे लिविंग एजेंट्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स। तो एनाबिना, नॉस्टॉक, आउलोसेरा, सिलेंड्रोस्पर्मम, ये सब के सब क्या हैं? बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। बहुत पूछता है ये सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गा हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना, ये जनरली बहुत से ऐसे दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ ये एंडोफाइटिक यानी उनके अंदर पाए जाते हैं और सिम्बियोसिस रिलेशनशिप शो करते हैं। सिम्बियोसिस रिलेशनशिप मतलब ऐसा एसोसिएशन जहाँ जो दो पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं वो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएं। ठीक है, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। क्लियर है? तो जनरली जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है एक कोरोलाइड रूट। कोरोलाइड रूट पाया जाता है साइकस में। कौन सा जिम्नोस्पर्म है? साइकस। बहुत पूछता है। तो साइकस में पाया जाने वाला जो कोरोलाइड रूट है, जिसे हम एंटी जियोट्रॉपिक रूट भी कहते हैं, मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे। भाई आपने पढ़ा होगा कि रूट हमेशा टूवर्ड्स ग्रेविटी, ऐसे नीचे ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है, लेकिन कोरोलाइड रूट्स, अगर मान लो ये ऐसे ज़मीन है तो कोरोलाइड रूट्स जो होते हैं एंटी जियोट्रॉपिक होते हैं। जैसे केंचुआ नहीं होता, ऐसे केंचुए के गुच्छे के तरीके से ये ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो करते हैं। ठीक है, और इन कोरोलाइड रूट्स में, साइकस के कोरोलाइड रूट्स में क्या पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गा, नॉस्टॉक और एनाबिना। ठीक है, जो मदद किस लिए करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी वो नाइट्रोजनस कंपोनेंट देता है, और एक कोरोलाइड रूट बदले में क्या देता होगा भाई? नॉस्टॉक और एनाबिना को। नॉस्टॉक और एनाबिना को क्या देता होगा? शेल्टर, रहने की जगह देता होगा। ठीक है, और कुछ जो है आप कह सकते हैं एक प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। ये नॉस्टॉक और एनाबिना सिम्बियोटिक एसोसिएशन में थैलस ऑफ एंथोसिरास यानी एंथोसिरास में भी पाए जाते हैं। एंथोसिरास को हम हार्नवॉर्ट या ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। उसके अलावा अजोला, एनाबिना की ही स्पीसीज एनाबिना अजोली, ये पाया जाता है, एजोला के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। और एजोला क्या है? एक एक्वेटिक फर्न है। एक्वेटिक फर्न है या एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, ये भी बहुत पूछा जाता है, जिसका इस्तेमाल हम एज ए बायो फर्टिलाइज़र करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है लाइकेन। लाइकेन देखिए, लाइकेन एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसमें फंगस और एल्गा के बीच सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। तो जो एल्गल पार्टनर है उसे हम बोलते हैं फाइकोबायंट, और जो फंगल पार्टनर है उसे हम बोलते हैं माइकोबायंट। ठीक है, तो ये जिसमें जो एल्गल पार्टनर है फाइकोबायंट, उस फाइकोबायंट में कौन होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ब्लू ग्रीन एल्गा का इन्वॉल्वमेंट है साइनोबैक्टीरिया का फाइकोबायंट में।
ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है लिंजबिया। लिंजबिया एक ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया है जिससे हमें एंटीबायोटिक्स मिलता है। तो एज ए फैक्ट इसे याद करना है आपको। दो और फैक्ट्स हैं जो पूछे गए सवाल हैं एग्जाम में, बात समझिएगा, ये पूछे गए सवाल हैं इसलिए आपको एज इट इज़ इसे मेमोराइज कर लेना है। आपने सुना होगा रेड सी, लाल सागर का रंग जो लाल होता है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गा की वजह से होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उस ब्लू ग्रीन एल्गा का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, याद कर लीजिए, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गा है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेड कलरेशन ऑफ रेड सी के लिए। ऐसे इन जनरल ऐसे सवाल पूछ लेता है, विच अमंग द फॉलोइंग एल्गा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलरेशन ऑफ रेड सी, और एग्जाम्पल में दे दिया रेड एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा, फियोफाइसी, ग्रीन एल्गा। तो आप ज़्यादातर बच्चे जो मान लो नहीं पढ़े हैं तो रेड कलर रेड एल्गा लगा देते हैं, गलत हो जाता है। तो रेड कलरेशन ऑफ रेड सी इज ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्गा, नॉट ड्यू टू रेड एल्गा। वो कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गा है जो रेड कलरेशन ऑफ रेड सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक रेड टाइड आपने सुना होगा। तो ये रेड टाइड जो होता है ये गाउनोलॉक्स की वजह से होता है। ये दो फैक्ट आप याद कर लीजिए। रेड सी का रेड कलर ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की वजह से होता है और रेड टाइड गाउनोलॉक्स की वजह से होता है। क्लियर है? तो ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो बचा वो बचा आपका एक्टिनोमाइसीट्स। तो चलिए एक्टिनोमाइसीट्स की बात कर लेते हैं। देखिए रिकेट्सिया और क्लैमाइडी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना सिर्फ मैंने शुरू में बताया बस उतना ही है कि रिकेट्सिया और क्लैमाइडी दोनों ही ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, सेल के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स हैं। जिसमें जो क्लैमाइडी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेसिकली, चूँकि उसमें एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है इसलिए वो एटीपी के लिए होस्ट पे निर्भर होता है, इसलिए एनर्जी पैरासाइट बोलते हैं। तो बस इतना ही रिकेट्सिया और क्लैमाइडी के बारे में जानेंगे। जो बचा है वो है एक्टिनोमाइसीट्स। इसको थोड़ा हम डिटेल करेंगे क्योंकि एक्टिनोमाइसीट्स से रिलेटेड कुछ सवाल खूब पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं कि एक्टिनोमाइसीट्स के कुछ मेंबर्स हैं जिनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलता है। क्या मिलता है? एंटीबायोटिक मिलता है। और आपको मालूम है कि एंटीबायोटिक का कितना बड़ा रोल है आजकल हमारे लाइफ में, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं मेडिसिन्स की हमें ज़रूरत है और उन मेडिसिन्स में एंटीबायोटिक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो बहुत से मेजर एंटीबायोटिक्स जो हैं इन्हीं एक्टिनोमाइसीट्स के मेंबर्स से पाए जाते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्टिनोमाइसीट्स के मेंबर कुछ डिजीज़ काज करते हैं वो हम मेमोराइज कर लेंगे। तो चलिए एक्टिनोमाइसीट्स की बात करते हैं हम लोग। एक्टिनोमाइसीट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर फंगस लाइक माइसीलियल बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो फंगस की तरह दिखते हैं, माइसीलियल स्ट्रक्चर शो करते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो दे आर फंगस लाइक माइसीलियल बैक्टीरिया विच रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली बाय फॉर्मिंग चेन ऑफ कोनिडिया। बिल्कुल जैसे फंगस में कोनिडिया पाया जाता है वैसे ये भी चेन ऑफ कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन शो करते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए चूंकि ये फंगस के तरीके से होते हैं इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? रे फंजाई। क्या कहते हैं? रे फंजाई। या एक्टिनोमाइसीट्स का ही दूसरा नाम कोई पूछे तो आप कह सकते हो एक्टिनोमाइसीट्स का दूसरा नाम क्या है? रे फंजाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और फंजाई का, चूंकि ये देखिए दिखने में भी फंजाई जैसे होते हैं और जो फंजाई जैसा ये न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। फंजाई भी सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब फंजाई डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे, सड़ी गली चीज़ों पे फंगस का ग्रोथ आपने सुना होगा। तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे जैसे फंजाई सर्वाइव करते हैं वैसे एक्टिनोमाइसीट्स के भी मेंबर्स किस नेचर के होते हैं? सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे सर्वाइव करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे हैव फंगस लाइक बॉडी बट फंगस लाइक बॉडी एंड रिप्रोडक्शन बट देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। भाई इसका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है फंगस के तरीके से। भाई फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो ये फंगस जैसे दिखते ज़रूर हैं, फंगस जैसा रिप्रोडक्शन जरूर करते हैं, लेकिन इनका सेल वॉल काइटिन का नहीं बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। इसीलिए हम इन्हें मोनेरन्स में रख रहे हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं इसीलिए हम इसे मोनेरन्स में रखते हैं, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अभी मैंने बताया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि भाई मोस्ट ऑफ द एक्टिनोमाइसीट्स मेंबर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। और इसमें जो मोस्ट
आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रेप्टोमाइसीस। तो स्ट्रेप्टोमाइसीस की अलग अलग स्पीसीज से अलग अलग एंटीबायोटिक हमें मिलता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट देख लीजिए। मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसीस एंड एक्टिनोमाइसीट। एक्टिनोमाइसीट का एक मेंबर जो है स्ट्रेप्टोमाइसीस, उसी के अलग अलग स्पीसीज से हमें डिफरेंट एंटीबायोटिक मिलते हैं। तो कुछ ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद करना है। जो पहला एंटीबायोटिक आपने सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसस से। याद कर जाइए, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती है। ठीक है, 2 बार 4 बार 5 बार इस नाम को दोहराएंगे, आपको याद हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन पाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसस से, जबकि क्लोरोमाइसिन पाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसीस वेनेजुएली से। नियोमाइसिन पाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसीस फ्रैडी से। इरिथ्रोमाइसिन पाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन इरिथ्रस से, जबकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन निकाला जाता है, पाया जाता है किससे? स्ट्रेप्टोमाइसीस राइनोसस से। तो ये आपको बिल्कुल याद करना है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसस। क्लोरोमाइसिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसीस वेनेजुएली। नियोमाइसिन इज isolated from Streptomyces fradi. Erythromycin is isolated from Streptomyces erythrus. Oxytetracycline is isolated from Streptomyces rhinosus. क्लियर है? तो ये आपको एज ए फैक्ट याद कर लेना है। और लास्ट में इस एक्टिनोमाइसीट्स के कुछ पॉपुलर डिजीजेस जो पूछता है वो आपको याद करना है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, आपने क्षय रोग बहुत सुना होगा, तो ये बहुत बार सवाल पूछता है। ह्यूमन डिजीजेस का सवाल हालांकि है, चूँकि यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम इसे याद कर लें। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी किसकी वजह से होता है? एक्टिनोमाइसीट का एक मेंबर, रे फंजाई का एक मेंबर जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस और टीबी, क्षय रोग जिसे कहते हैं। ठीक है। लेप्रोसी इज काज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेप्रोसी। और डिफ्थीरिया एक रोग है। डिफ्थीरिया इज काज्ड ड्यू टू कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी, यानी कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्थीरिया डिजीज। क्लियर है? तो ये 3 पॉपुलर डिजीजेज, ट्यूबरकुलोसिस काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रा एंड डिफ्थीरिया इज काज्ड बाय कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी। इसे आपको याद कर लेना है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका मोनेरा में जो मेन आप कह सकते हैं ग्रुप्स थे वो आपका कंप्लीट हो गया। जहां हमने किसकी बात कर ली? हमने आर्की बैक्टीरिया की बात कर ली। हमने किसकी बात कर ली? हमने माइकोप्लाज्मा की बात कर ली। हमने किसकी बात कर ली? हमने ब्लू ग्रीन एल्गा की बात कर ली। हमने एक्टिनोमाइसीट्स या रे फंजाई की बात कर ली। ठीक है। बाकी रिकेट्सिया और क्लैमाइडी के बारे में सिर्फ क्या आपको याद रखना है कि दे आर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट। ठीक है। जिसमें जो क्लैमाइडी के मेंबर्स हैं हम उन्हें एनर्जी पैरासाइट भी कहते हैं, क्योंकि उनमें एटीपी बनाने का कोई सिस्टम नहीं होता है और वो होस्ट के एटीपी से काम चलाते हैं। मतलब खुद एटीपी बिना बनाए भी वो सरवाइव कर पाते हैं, इसीलिए चूँकि वो सेल के अंदर इसीलिए एज ए पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट के तरीके से पाए जाते हैं। क्लियर है? तो सारे ग्रुप्स को डिस्कस मैंने कर दिया। अब जो आपका डिटेल्ड स्टडी बचा है वो बचा है यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।